ये कहानी समीर और प्रीति की है, जो मेरे कॉलेज के दोस्त रहे हैं। उन्होंने हमेशा शहरों की भाग दौड़ से दूर एक शांत और सुकून भरी जिंदगी का सपना देखा था। जब समीर को अपने शहर से दूर एक छोटे से कस्बे में नौकरी मिली, तो उन्हें लगा कि ये उनके सपने को पूरा करने का बेहतरीन मौका है। उन्होंने उस कस्बे में एक घर किराए पर लेने का फैसला किया। ऑनलाइन ढूंढते हुए उन्हें एक पुराना विशाल घर पसंद आया, जो बजट में भी था और उसकी तस्वीरें भी काफ़ी आकर्षक लग रही थे। वो अपनी नई जिंदगी के लिए काफ़ी एक्साइटेड थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये नया घर उनके लिए सुकून नहीं, बल्कि एक ऐसा डर लेकर आएगा जो उनकी रूह को हमेशा के लिए झंझोड़ देगा। जब समीर और प्रीति उस घर में पहली बार गए, तो सूरज ढल रहा था। घर बहुत पुराना था और उसकी बनावट ब्रिटिश काल की याद दिलाती थे। बड़ी बड़ी मेहराबें, ऊंची छतें और एक विशाल आंगन जिसमें सूखे पत्तों का ढेर लगा था। घर में एक अजीब सी खामोशी थी, जो उन्हें पहले तो शांतिपूर्ण लगी, लेकिन धीरे धीरे ये खामोशी भारी महसूस होने लगी, जैसे हवा भी वहां सांस लेने से डरती हो। खिड़कियों के शीशे मैले थे और उन पर मोटी धूल जमी थे। दरवाजे हालांकि मजबूत दिख रहे थे, पर उन पर कुछ अजीब से मिट चुके निशान थे, जिन्हें वो समझ नहीं पाए। प्रीति ने घर की खूबसूरती पर ध्यान दिया। कितना सुंदर है ये घर समीर, उसने कहा। बस थोड़ी सफाई और रंग रोगन की जरूरत है। समीर भी मुस्कुराया, पर उसके मन में एक हल्की सी बेचैनी थी। उसे लगा जैसे कोई उन्हें घर में घुसने से रोकना चाहता हो, पर उसने इस विचार को मन से झटक दिया। उन्होंने डील फाइनल की और अगले ही हफ्ते सामान के साथ वहां शिफ्ट हो गए। शुरुआती कुछ दिन तो नए घर को सजाने और व्यवस्थित करने में ही बीत गए। दिन में जब सूरज की रोशनी खिड़कियों से अंदर आती, तो घर किसी पुराने महल जैसा लगता था। लेकिन जैसे ही शाम ढलती, सूरज की आखिरी किरणें ओझल होती, घर का माहौल बदल जाता। दीवारों पर परछाइयां नाचने लगती और खामोशी इतनी गहरी हो जाती कि अपनी दिल की धड़कन भी सुनाई ना देने लगे। पुरानी लकड़ियों की चरमराती आवाजें, हवा का खिड़कियों से टकराना, सब कुछ ज्यादा तेज और डरावना लगने लगता। एक रात समीर और प्रीति अपने बेडरूम में सो रहे थे। कमरे में सिर्फ एक छोटी सी नाइट लैंप चल रहे थे। तभी प्रीति की आंख खुली। उसे लगा जैसे किसी ने उसके कान के पास कुछ फुसफुसाया हो। एक बहुत ही धीमी, लगभग ना सुनाई देने वाली आवाज, जैसे कोई उसका नाम ले रहा हो। उसने कांपते हुए अर्जुन को जगाया। समीर, आपको कुछ सुनाई दिया? समीर नींद में उठा। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? तो प्रीति ने कहा, मुझे लगा किसी ने फुसफुसाया, बिल्कुल मेरे कान के पास। समीर ने उसे शांत किया। शायद हवा होगी, सो जाओ, तुम थक गई हो। लेकिन प्रीति को नींद नहीं आ रहे थे। उसे लगा जैसे कोई उन्हें लगातार देख रहा हो। उसकी नजरें उन पर जमी हो। कमरे की हवा अचानक ठंडी महसूस होने लगी, जबकि बाहर मौसम गर्म था। अगली कुछ रातें ऐसी ही रहीं। कभी किचन से धीमी धीमी बर्तन खटकने की आवाज आती,
जैसे कोई बहुत धीरे से उन्हें छू रहा हो। कभी सीढ़ियों से किसी के चलने की हल्की आहट, जैसे कोई अदृश्य आदमी ऊपर नीचे आ रहा हो। घर में एक अजीब सी ठंडक भी थी जो गर्मियों में भी महसूस होते थे, खासकर घर के मेन हॉल और लाइब्रेरी वाले हिस्से में। प्रीति घबराने लगी थी। उसने समीर से कहा, मुझे लगता है इस घर में कुछ अजीब है। ये आवाज़ें, ये ठंडक, ये सब नॉर्मल नहीं है। ये सिर्फ पुराना घर होने की वजह से नहीं है। समीर पहले तो उसकी बात टालता रहा। प्रीति, ज़्यादा मत सोचो, हम नए घर में हैं, थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। पुराने घरों में ऐसी आवाज़ें आती रहती हैं। लेकिन जल्द ही समीर को भी एहसास होने लगा कि प्रीति सही थे। एक शाम वो दोनों लिविंग रूम में बैठे टीवी देख रहे थे। घर में पूरी तरह सन्नाटा था, सिवाय टीवी की धीमी आवाज़ के। तभी उन्हें अपने ठीक पीछे से किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। एक ऐसी असहनीय ठंडक, जैसे किसी ने अचानक सारे कमरे का तापमान गिरा दिया हो। समीर धीरे से मुड़ा और जो उसने देखा उसकी सांसें अटक गई। ठीक उनके पीछे लिविंग रूम में एक अंधेरे कोने में एक काली परछाई खड़ी थी। परछाई किसी औरत की थी, लंबी और बेहद पतली। उसके बाल बिखरे हुए थे और अंधेरे में भी उसकी आंखों की खाली जगह साफ महसूस हो रहे थे, जैसे वहाँ कोई रोशनी ना हो, बस एक घना शून्य हो। वो पूरी तरह से काली थी, इतनी काली कि लगता था जैसे उसने सारी रोशनी सोख ली हो। समीर की आवाज़ नहीं निकली, उसके होंठ खुले थे पर कोई शब्द नहीं निकला। प्रीति ने भी उस परछाई को देख लिया था। उसकी चीख उसके गले में ही अटक गई। उसकी आंखें डर से फटी हुई थी। वो परछाई एक पल के लिए भी नहीं हिली, बस वहीं खड़ी थे, जैसे उन्हें घूर रही हो, उनका डर पी रही हो। और फिर पलक झपकते ही वो हवा में घुल गई, पूरी तरह से गायब हो गई। समीर और प्रीति दोनों सदमे में थे। उनका शरीर कांप रहा था और उन्हें लगा जैसे उनके पैरों से जमीन खिसक गई। उन्होंने वो रात सोफे पर एक दूसरे को कसकर पकड़े हुए गुजारी, सुबह होने का इंतजार करते हुए। हर हल्की सी आहट उन्हें डरा रही थे। सुबह होते ही उन्होंने तुरंत घर खाली करने का मन बना लिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने सामान पैक करना शुरू किया, अजीबोगरीब चीज़ें होने लगी। उनके कपड़े अलमारी से बाहर आ जाते हैं, तस्वीरें दीवारों से गिर जाती हैं और कभी कभी तो उन्हें लगता जैसे कोई उनके कंधे को छू रहा हो या उनके बालों को सहला रहा हो। ये सब उन्हें घर से निकलने से जैसे रोक रहा हो, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें वहीं बांधे रखना चाहती हो। प्रीति ने हिम्मत करके कुछ ऑनलाइन रिसर्च की। उसे पता चला कि ये घर 100 साल से भी पुराना था। इस घर का एक लंबा और दर्दनाक इतिहास था। उसे पता चला कि इस घर की पिछली मालकिन एक विधवा औरत जिसका नाम देविका था। उसने कई दशक पहले इस घर में आत्महत्या कर ली थी। कहानी के हिसाब से देविका एक सम्मानित परिवार से थी, लेकिन उनके पति की अचानक मौत के बाद उनके रिश्तेदारों ने उनकी सारी संपत्ति हड़प ली और उन्हें इस घर में अकेला छोड़ दिया। देविका को धोखा दिया गया था, अपमानित किया गया था और उन्होंने अकेलेपन में अपनी जान दे दी थी। लोगों का मानना था कि उनकी आत्मा आज भी यहीं भटकती है।
अपने राज, अपने दर्द और अपने बदले की प्यास के साथ। एक दिन जब प्रीति लाइब्रेरी के पुराने तराजों की सफाई कर रहे थे जो पहले बंद थे और उन्होंने ज़बरदस्ती खोला था, उसे एक पुरानी चमड़े की डायरी मिली जो एक छिपे हुए कंपार्टमेंट में रखी गई थी। डायरी देविका की थी। प्रीति ने कांपते हाथों से उसे खोला। पन्ने पीले पड़ चुके थे और स्याही फीकी पड़ गई थी, लेकिन अक्षर वो अब भी साफ थे। डायरी में देविका ने अपनी जिंदगी का हर दर्द, हर राज लिखा था। उसने लिखा था कि कैसे उसके पति के ही भाई बंधुओं ने उसे धोखा दिया, उसकी सारी संपत्ति हथिया ली और उसे बेसहारा छोड़ दिया। उसने लिखा था कि कैसे उसे समाज ने बहिष्कृत कर दिया और वो हर रात अपनी ही दीवारों के बीच सिसकती रही। डायरी में देविका ने अपने दर्द, अपने अपमान और अपने अकेलेपन का वर्णन किया था। उसने ये भी लिखा था कि उसे अपने धोखेबाज रिश्तेदारों को माफ ना कर पाने का अफसोस था और उसकी आत्मा कभी भी शांत नहीं रह पाएगी जब तक उसके साथ हुए अन्याय का सच सामने नहीं आ जाता। आखिरी कुछ पन्ने बस टूटे हुए वाक्यों और धुंधले निशानों से भरे थे, जिनमें निराशा और मौत की तीव्र चाहत साफ झलक रहे थे। आखिरी एंट्री में लिखा था, मुझे शांति तभी मिलेगी जब मेरा सच सामने आएगा। रिया ने यह जब पढ़ा तो उसकी आंखों से आंसू आ गए। उसे देविका के दर्द का एहसास हुआ। उसने समीर को डायरी के बारे में बताया। दोनों ने महसूस किया कि देविका की आत्मा इसलिए भटक रही है क्योंकि उसका राज और उसका दर्द किसी को नहीं पता। वो चाहते थे कि उसका सच दुनिया के सामने आए। उन्होंने फैसला किया कि वो घर खाली नहीं करेंगे। इसके बजाय वो देविका के राज को उजागर करेंगे। उन्होंने डायरी में लिखे कुछ नामों और जगहों पर रिसर्च करना शुरू किया। ये एक मुश्किल काम था क्योंकि दशकों बीत चुके थे और सबूत मिट चुके थे। हर दिन वो डायरी को और गहराई से पढ़ते हैं, उसमें छिपे सुरागों को समझने की कोशिश करते हैं। कभी कभी उन्हें लगता जैसे देविका की आत्मा उन्हें देख रही हो, उनके करीब आ रही हो, पर अब वो डर कम और एक अजीब सी उत्सुकता ज्यादा महसूस होती थी। जैसे जैसे वो देविका के राज के करीब आते गए, घर में अजीबोगरीब घटनाएं फिर से तेज होने लगी। अब परछाई सिर्फ दिखती ही नहीं बल्कि कभी कभी उन्हें फुसफुसाती आवाज में अपना नाम भी सुनाई देता, या कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई उनके ठीक पीछे खड़ा हो और उन्हें किसी चीज की तरफ इशारा कर रहा हो। कभी कभी कमरे में एक तेज और मीठी इत्र की खुशबू फैल जाती जो देविका को पसंद थी, जैसा कि डायरी में लिखा था। ये घटनाएं उन्हें डराती भी थी, पर कहीं ना कहीं उन्हें यह भी महसूस होता था कि देविका की आत्मा उन्हें मदद कर रही है, उन्हें अपने सच तक पहुंचने का रास्ता दिखा रही है। कई महीनों की मेहनत के बाद उन्हें देविका के पति के रिश्तेदारों के बारे में कुछ अहम सुराग मिले। उन्हें पता चला कि उन्होंने धोखाधड़ी करके देविका की संपत्ति हथियाई थी और फिर दूसरे शहर जाकर अपनी नई पहचान बना ली। समीर और प्रीति ने वो सारे सबूत इकट्ठा किए। उन्हें लगा कि अगर उन्होंने ये सबूत पुलिस को दिए तो शायद देविका को इंसाफ मिल जाएगा। एक रात वो सारे सबूत एक साथ रखकर पुलिस से संपर्क करने की योजना बना रहे थे।
घर में फिर से वही ठंडी हवा फैल गई। इस बार परछाई पहले से कहीं ज्यादा साफ दिखे। वो उनके ठीक सामने खड़े थे, लेकिन इस बार उसकी आंखों में दर्द या बदला नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति और कृतज्ञता थी। उसके होंठ हिले पर कोई आवाज नहीं आई। फिर वो परछाई धीरे धीरे धुंधली हो गई और आखिरकार पूरी तरह से गायब हो गई, जैसे हवा में मिल गई हो। उस रात के बाद उन्हें कभी कोई आवाज सुनाई नहीं दी, ना ही कोई परछाई दिखी। घर में एक अजीब सा सुकून भरा सन्नाटा छा गया और कोई भारी बोझ उतर गया हो। समीर और प्रीति ने स्थानीय पुलिस से संपर्क किया और सारे सबूत पेश किए। एक लंबी कानूनी प्रक्रिया चली, जो दशकों पुराने एक मामले को फिर से खोलना था। आखिरकार देविका के पति के रिश्तेदारों के खिलाफ कार्यवाही हुई और उन्हें उनके किए की सजा मिली। इंसाफ मिलने में सालों लग गए, पर रिया और अर्जुन ने अपनी पूरी कोशिश की। अब समीर और प्रीति उसी घर में रहते हैं। घर में अब कोई डरावनी आहट नहीं आती, कोई परछाई नहीं दिखती। वो खौफनाक ठंडक भी चली गई, लेकिन कभी कभी जब रात गहरी होती है और हवा चलती है, तो उन्हें लगता है जैसे कोई धीमे से मुस्कान पूरे घर में तैर रही हो, या कभी कभी किसी कोने से उन्हें एक धीमी संतोषजनक सांस की आवाज सुनाई देती है, जैसे किसी ने अपनी पुरानी बेड़ियों से आज़ादी पा ली हो। क्या देविका को सच में शांति मिल गई? क्या उसकी आत्मा अब उस घर में मुक्ति पा चुकी है, या अब भी कहीं ना कहीं मौजूद है? बस अब वो दर्द नहीं, बल्कि मुक्ति का प्रतीक बन गई है। ये एक ऐसा राज है जिसका जवाब शायद समीर और प्रीति को भी पूरी तरह से कभी नहीं मिला, और शायद उन्हें कभी मिलेगा भी नहीं। ये सिर्फ एक अनुमान है, एक एहसास, एक अजनबी परछाई का अनसुना राज, जो आज भी उस घर की खामोश दीवारों में कहीं ना कहीं जिंदा है। ये एक सच्ची घटना है जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। धीरे धीरे रात गहराती चली जा रहे थे। इस घोर रात में पीली रोशनी के साथ एक बस सुनसान रास्ते पर जोर की आवाज करते हुए आगे बढ़ रहे थे। रात के अंधेरे में दूर दूर तक फैला हुआ सन्नाटा दिल की धड़कन को और भी तेज कर रहा था। बस में सिर्फ एक ही यात्री था, और वो था आकाश। आकाश अपने गांव जा रहा था कि तभी उस बस में बैठे आकाश ने अपनी घड़ी की ओर देखा। वो मन ही मन बोला, रात के 11 बजने को है और अभी तक टिटोड़ी गांव नहीं आया। कितनी जोरों की भूख लगी है, और ये जंगल, ये तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। आकाश दिल्ली से निकलने में उसे काफी लेट हो गया था, इसलिए आज वो हमेशा की बस में नहीं बैठा था। आकाश को दिल्ली नोएडा में एक बड़ी सी कंपनी में नौकरी मिली थी। आज पूरे 8 महीने के बाद वो अपने घर अपनी छोटी बहन और माँ पापा से मिलने जा रहा था। आज उसकी बहन का बर्थडे था। आकाश सोचने लगा, उसका सरप्राइज गिफ्ट उसे दूंगा तो उसके मासूम से चेहरे पर कितनी प्यारी सी मुस्कान आ जाएगी। सोचते हुए उसने अपने पॉकेट से गिफ्ट निकाला और वापस पॉकेट में रख लिया कि तभी बस वहां एक गांव में जाकर रुकी, और उस गांव से एक औरत जो कि करीबन 50 साल की थी अपने पति के साथ बस में चढ़ी। उसने आकाश को देखकर कहा, अरे बेटा,
ये बैग जरा चढ़ा दो तो, बहुत भारी है। आकाश उस औरत की ओर देखकर बोला, कोई बात नहीं, मुझे दे दीजिए। कहते हुए आकाश ने फिर उस औरत से पूछा, वैसे आपका सीट नंबर क्या है? आकाश को जवाब में जैसे ही उस औरत ने अपना सीट नंबर बताया तो वो हंसते हुए बोला, अरे आंटी, ये तो मेरे पास वाली ही सीट है। कहते हुए उसने वो बैग अपनी सीट के पास ही रख दिया। तभी वो औरत बोली, वैसे तुम कहाँ जा रहे हो बेटा? उस औरत के सवाल के जवाब में जैसे ही आकाश ने उसे उस गांव का नाम बताया, उस औरत की और उसके पति की आंखें चौड़ी हो गई और वो बोली, क्या तुम टिठोड़ी गांव के आगे जा रहे हो, और वो भी इस वक्त? लेकिन तुम वहां क्यों जा रहे हो? वो जगह रात के लिए ठीक नहीं है। तभी आकाश बोला, क्या वहां ऐसा क्या है? वो मेरे गांव का पड़ोसी गांव है, आज तक मैंने तो कुछ ऐसा नहीं सुना। तभी वो औरत बोली, लेकिन बेटा, मैंने तो सुना है कि वहां रात में जो भी जाता है वो कभी वापस लौट कर नहीं आता। आकाश के चेहरे को देखकर लग रहा था कि उसे उस औरत पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। पता नहीं क्या नाप शनाप बोले जा रही है, मुझे जल्दी से यहां से निकल जाना चाहिए। सोचते हुए आकाश अपनी सीट से उठा ही था कि वो औरत फिर से बोली, एक काम करो बेटा, तुम हमारे साथ हमारे स्टॉप पर उतर जाओ और कल सुबह अपने गांव चले जाना। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरी बहन का जन्मदिन है और वैसे भी मुझे लेट हो गया है, मैं और कहीं नहीं रुक सकता। कहते हुए आकाश ने अपने बैग के साथ अपना सामान हाथ में लिया कि तभी वो औरत फिर से बोली, अरे पर बेटा, कल चले जाना अपने घर, मेरी बात सुनो, आज हमारे साथ उतर जाओ और कल सुबह अपने गांव चले जाना। रात में वहां जाना ठीक नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तभी आकाश चिल्लाते हुए बोला, ये क्या बकवास कर रही हैं आप? मेरा घर जाना जरूरी है, मैंने कहा ना, मैं कहीं नहीं उतर सकता। तभी वो औरत बोली, तो कल चले जाना, हम तुम्हें छोड़ देंगे। अरे आंटी, मैं आपको जानता ही नहीं, आपके साथ ऐसे आपके घर कैसे चल दूं? और मैं कोई लिफ्ट ले लूंगा, आप चिंता मत कीजिए। आकाश थोड़ा परेशान होता हुआ बोला। तभी उस औरत के पास में बैठा हुआ उसका पति बोला, अरे तुम कहाँ उसे समझाने की कोशिश कर रही हो? ये आजकल के बच्चे हैं, ये किसी की नहीं सुनने वाले हैं। तभी वो औरत बोली, आप समझने की कोशिश कीजिए, वो बच्चा है, हमें उसे रोकना चाहिए। कहीं कुछ अनहोनी हो गई तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। आकाश मन ही मन सोचने लगा, दोनों बूढ़े पता नहीं क्या बकवास किए जा रहे हैं, कहाँ मैंने इनकी मदद कर दी। तभी बस रुक गई, शायद उन दोनों औरत आदमी का स्टॉप आ गया था और जाने से पहले उस औरत ने आकाश की ओर चिंता भरी निगाहों से देखा और आगे चली गई। कुछ देर के बाद वो दोनों पति पत्नी एक गांव में उतर गए और आकाश वापस अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। अब रात के 12 बजने को थे और बाहर काफी अंधेरा हो चुका था। बस जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे माहौल और भी डरावना होता जा रहा था। माहौल में एक अजीब सी ठंड बढ़ने लगी थी। जैसे जैसे बस आगे की ओर जा रहे थे ठंड और भी ज्यादा बढ़ती जा रहे थे। कुछ देर बाद वो बस ठिठोड़ी गांव पहुंच गई, लेकिन जैसे ही वो बस से उतरने के लिए अपनी सीट से उठा, उसने देखा कि बस का दरवाज़ा खुल गया था। एक एक करके बहुत सारे लोग बस में चढ़ने लगे। उन सभी को देखकर आकाश सोचने लगा, इतनी रात में इतने सारे लोग यहाँ से कैसे चढ़ रहे हैं? और जबकि अगला बस स्टॉप तो लास्ट बस स्टॉप है। जैसे ही उसकी नज़र
उन लोगों पर गई। उसने देखा कि उनके चेहरे पर आंख, नाक, कान, मुंह कुछ भी नहीं था। ये नज़ारा देखकर उसके माथे से पसीना बहने लगा। उसका गला सूख गया था। वो अपनी सीट के नीचे छुपने की कोशिश करने लगा और जैसे वो सभी लोग उस बस में आकर बैठ गए, बस फिर से आगे चलने लगी। वो सभी जिंदा इंसान तो नहीं थे, वो शायद मुर्दे थे। जैसे ही वो सभी अपनी अपनी जगह पर बैठ गए, वैसे ही आकाश उठकर खड़ा हुआ। ये मैंने क्या कर दिया? मुझे उस औरत की बात मान लेनी चाहिए थी और वहीं उतर जाना चाहिए था। ये सोचकर आकाश बस के गेट की ओर भागने लगा। गेट के पास पहुंचकर उसने देखा कि बस का गेट बंद हो चुका है। उसने ड्राइवर की ओर देखा तो वो भी आकाश की तरफ ही देख रहा था। उसका चेहरा बाकी लोगों से नॉर्मल था, यानी कि इंसान की तरह। उसने इशारे से आकाश को अपने पास बुलाया। आकाश डरते डरते ड्राइवर के पास जाकर बैठा और फिर ड्राइवर ने उससे कहा, चुपचाप यहीं बैठे रहो, हिलो मत और ज़्यादा आवाज़ मत करो। तुम्हें टिटोड़ी गांव के आगे जाना था ना, बस वहीं तक जाएगी और फिर तुम वहीं उतर जाना। जिसके बाद आकाश ने डरते डरते पूछा, ये लोग, ये कौन है और ये है क्या? इस पर ड्राइवर ने आकाश की ओर देखा और फिर कहा, ये लोग जिंदा नहीं है, ये मुर्दे हैं। ये रात को इसी तरह बस में चढ़ते हैं टिटोड़ी गांव से और फिर कुछ दूर जाने के बाद अचानक ही गायब हो जाते हैं। इतना कहकर जैसे ही ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर से पीछे देखा तो फिर वो सारे लोग जितने के जितने मुर्दे थे सब गायब हो गए। आकाश ये देखकर एकदम से घबरा गया और फिर वो डरते डरते ड्राइवर के पास ही बैठा रहा। ड्राइवर को भी ये नहीं पता था कि आखिर ये मुर्दे लोग बस में क्यों चढ़ते हैं और बिना किसी को नुकसान पहुंचाए एकदम से गायब क्यों हो जाते हैं। खैर, आकाश अपने गांव उतर गया और फिर बस भी आगे बढ़ गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।